हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडीएस एजुकेशनल अकेडमी। सो आज हम करेंगे दोस्तों क्लास 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 पॉवर्टी। बुक नंबर आपकी सेकेंड है। तो इस चैप्टर से मैंने आप फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है दोस्तों आज ही, और आज हम इसका नेक्स्ट चैप्टर ले रहे हैं पॉवर्टी। इसके बीच में 2 चैप्टर और हैं, उसकी वीडियो मैं आपको जल्दी से जल्द प्रोवाइड कर दूँगा। सो आज हम करेंगे पॉवर्टी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे दोस्तों। तो आज पॉवर्टी को हम ढंग से समझेंगे कि पॉवर्टी क्या होती है, टाइप ऑफ पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी लाइन क्या है, और हम कैसे मेजर कर सकते हैं पॉवर्टी को, एंड सो ऑन। इसके अलावा आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 3 पॉवर्टी, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है अपनी हैंड रिटन नोट्स ही। तो जो लोग क्लास 9th में हैं वो प्लेलिस्ट में जाके अपने चैप्टर को चेकआउट कर सकते हैं और अपने चैप्टर को समझ सकते हैं ईज़िली। इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल पहली बार आए हैं दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा चैनल मेनली एसएसटी को ही डेडिकेट किया गया है। इस ज़्यादातर मैं आपको एसएसटी की वीडियो प्रोवाइड करूंगा अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो जो लोग भी एसएसटी में जिनको डिफ़िकल्टी आती है समझने में किसी भी चैप्टर को, कोई भी टॉपिक, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। मैं आपको ज़रूर से ज़रूर आपको वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपके लिए क्या हो जाए, एसएसटी एक इजी सब्जेक्ट बन जाए और इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, है ना। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अपना चैप्टर नंबर 4 पॉवर्टी, है ना। सो व्हाट डू मीन बाय पॉवर्टी? पॉवर्टी है क्या, गरीबी है क्या मेनली? सो गरीबी का मतलब सिंपल है दोस्तों, इनएबिलिटी टू मीट द मिनिमम कंजम्पशन रिक्वायरमेंट फॉर द लाइफ मेंट बाय द पॉवर्टी। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे एक मिनिमम कंजप्शन जो रिक्वायरमेंट होती है किसी भी इंसान की, वो उसे फुलफ़िल ना कर पाए, तो उसे क्या बोलेंगे, पॉवर्टी बोलेंगे। अगर दूसरे वर्ड में बोलें, सो पॉवर्टी इज़ द इनएबिलिटी टू फुलफ़िल द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइक फूड, ना, क्लोथ, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। तो ऐसी कंडीशन जिसमें उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट हो, जैसे खाना, कपड़े, घर, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, अगर वो उसको पाने में क्या है, मुश्किल हो रही है, इट मीन्स वो क्या है, गरीबी लाइन के अंतर्गत आएगा या फिर वो गरीब होगा। ठीक है। सो आपको समझ में आ गया होगा पॉवर्टी का मतलब क्या है। अब हम बात करेंगे हु इज़ पुअर, कि गरीब है क्या, कौन आखिर। तो गरीब कौन होगा? दिस मिनिमम रिक्वायरमेंट, जो हमने मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात करी ना, इंक्लूडिंग फूड, क्लोथ, हाउस, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, ह्यूमन बींग्स हैव्स टू बी suffer due to the non fulfillment of these minimum human needs, these are called poor। तो जो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं कर पाते, उसे हम क्या बोलेंगे, पुअर बोलेंगे, है ना। अब टाइप ऑफ पॉवर्टी, अब ये गरीबी भी क्या होती है, 2 तरीके की होती है। कैसे? अब एक तो मान लो गरीब है ही, एक क्या होता है, मेरे दोस्त के पास आईफोन है ना, और मेरे दोस्त के पास आईफोन और मेरे पास क्या है, ओप्पो है या नोकिया 500 है। तो ये भी क्या है, एक तरीके की गरीबी, है ना, गरीबी के टाइप है। तो अब हम समझेंगे इस दोनों के बारे में। तो पहला टाइप है आपका रिलेटिव पॉवर्टी और दूसरा एब्सोल्यूट पॉवर्टी। सो रिलेटिव पहले देखते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है। रिलेटिव पॉवर्टी रेफर्स टू द पॉवर्टी ऑफ पीपल्स इन कंपेरिजन टू अदर पीपल्स इन द डिफरेंट रीजन और नेशन। तो रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है, जिसमें लोग कंपैरिजन करते हैं, है ना, दूसरे पीपल के साथ, डिफरेंट रीजन के साथ, डिफरेंट नेशन के साथ। जैसे कि इंडिया और यूएसए में कंपैरिजन, इंडिया के लोग में और यूएसए के रीजन के लोगों के साथ कंपैरिजन। ठीक है। या फिर अपने देश में ही एक दूसरे से क्या करना, कंपेयर करना। एग्जाम्पल है, कंट्रीज़ और classes of the peoples who have the low standards of livings are considered to be the poorer और relative poor। ठीक है। सो ऐसे लोग जो क्या हों, जिनकी लो स्टैंडर्ड लिविंग है, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी poorer, relatively poor than those the higher standards of living और subsistence level और country। ठीक है। तो ऐसे लोग जिनकी स्टैंडर्ड लिविंग क्या कम हो, है ना, और दूसरों की अगर ज़्यादा है स्टैंडर्ड लिविंग, रहने सहने के तरीके में उनकी क्वालिटी अच्छी है, सो इट मीन्स क्या होगी, वो रिलेटिव पॉवर्टी का एग्जांपल होगा। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट है आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो एब्सोल्यूट का मतलब, तो एब्सोल्यूट ये भाई जो गरीबी है बिल्कुल, जिनके पास पैसे ही नहीं है, किसी गरीबी लाइन के क्या अंदर है,
सो इट रेफर्स द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, यानी पॉवर्टी लाइन के नीचे कौन है, कितने लोग हैं, दैट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट पॉवर्टी, है ना। सो पॉवर्टी लाइन मीन्स दैट द पर कैपिटल एक्सपेंडिचर एज पर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन एक्सपेंडिचर विच इज़ इंक्रीज द पीपल ऑफ द रीजन इन टू द पोअर और अंडर एम्प्लॉयड। तो पॉवर्टी लाइन मेनली कैसे हम इंडिकेट करते हैं कि किसी देश की पर कैपिटल इनकम कितनी है ना, पर कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, सॉरी। अब हम देखते हैं पॉवर्टी लाइन क्या है। सो पॉवर्टी लाइन मेनली क्या है दोस्तों, पॉवर्टी लाइन इट मीन्स द बाउंड्री पॉइंट विच डिवाइड द पीपल्स ऑफ द रीजन इनटू द पुअर एंड अंडर एम्प्लॉयड एज पर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ऐसी बाउंड्री है जो क्या करती, डिवाइड करती पीपल को दो रीजन में, है ना, पुअर और अंडर एम्प्लॉयड, ठीक है, निर्धन या गरीब कह सकते हो, एज पर कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कितना खर्च कर सकता है, ये कितनी अर्निंग कर सकता है एक महीने में, एक साल में। जैसा एग्जांपल लेते हैं पॉवर्टी लाइन का, इफ़ द पर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन ₹1500 पर मंथ इज़ टेकन एज द लिमिट पॉइंट। अब मान लिया हमने एग्जांपल लिया 1500 जो है पर मंथ, है ना, लिमिट ली है कि अगर 1500 से ऊपर खर्च करेगा जो भी पर्सन, वो क्या होगा, अमीर होगा, यानी पुअर नहीं होगा। जो भी 1500 से नीचे खर्च करेगा वो क्या आएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर में आएगा, गरीबी रेखा के अंदर में आएगा। सो देन दोज हु स्पेंड द लेस देन 1500 विल बी कॉल्ड पुअर, जो 1500 से कम खर्च करेगा वो पुअर कहलाएगा। एंड दोज हु स्पेंड मोर देन द 1500 विल बी कॉल्ड नॉन डेप्रिवेशन, यानी नॉन पुअर, ठीक है। तो जो 1500 ज़्यादा करेगा वो पुअर के कैटेगरी में नहीं आएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी को बेस्ड लेकर एक कमेटी आई थी, दैट इज़ कॉल्ड तेंदुलकर कमेटी। उनका नाम क्या था, तेंदुलकर कमेटी, ईयर 1999 टू 2000 के बीच में। तो इन कमेटी के अकॉर्डिंग क्या था, कौन पुअर था। एज पर द तेंदुलकर कमेटी, पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड इन द मंथली बेसिस ऑफ ₹1816 इन रूरल एरिया एंड 1000 in the urban area. People who are not able to earn even such amount in a month are considered to be the below poverty line. तो अगर मान लो कि गांव में एक पर्सन 816 रुपये भी क्या पूरे महीने में नहीं कमा पाता, है ना, और अर्बन एरिया यानी शहर में अगर कोई पर्सन 1000 रुपये से कम कमाता है, ठीक है, तो किसके अंतर्गत आएगा, पॉवर्टी लाइन के अंदर आएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी को कैसे मेज़र कर सकते हो, एस्टिमेट कैसे कर पाओगे कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर आएगा। तो ये देखो, पहला इसको हम दो तरीके से एस्टिमेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, मिनिमम कैलोरीज के बेस पे, एंड सेकंड वन इज़ मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया, यानी कितना खर्च कर सकता है कोई पर्सन। तो पहले देखेंगे हम मिनिमम कैलोरीज के बेस पे। सो मिनिमम कैलोरीज कंजम्पशन क्राइटेरिया, पीपल्स हु आर नॉट एबल टू गेटिंग 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज एंड द 2100 कैलोरीज इन द अर्बन एरिया इज कंसिडर्ड टू बी द लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो अगर किसी पर्सन को रूरल एरियाज में 2400 कैलोरीज नहीं मिल रही है और अर्बन एरिया में 2100 कैलोरीज नहीं मिल रही है, तो किसके अंतर्गत में आएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन। अब हम एक्सपेंडिचर के बेस पे देखते हैं। सो द न्यू पॉवर्टी लाइन दस ट्रांसलेट टू द मंथली पर कैपिटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ ₹972 इन द रूरल एरिया एंड 1407 इन द अर्बन एरियाज। तो अगर कोई पर्सन इतने पैसे क्या हो, खर्च ना कर पाता हो, ये अर्न ना कर पाता हो 970 रुपीज़ कहाँ पे, गाँव में, और अर्बन रूरल सॉरी हाँ, तो पर कैपिटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितनी होनी चाहिए गांव की, 972 रुपये कम से कम, और शहर में कितनी होनी चाहिए, 1407 रुपीज़ इन द अर्बन एरियाज इन 2011-12 के अकॉर्डिंग, जो नया कमेटी आया था उसके अकॉर्डिंग। जो न्यू पॉवर्टी लाइन रखी गई थी वो कितनी रखी गई थी गाँव के लिए, 972 रुपये, ध्यान रखिएगा, है ना, और अर्बन के लिए कितना रखा गया था, 1470, ठीक है, 2011-12 में।
और इससे पहले जो आया था, और कह सकते हो कि ₹32 इन रूरल एरिया एंड 47 रुपीज़ इन अर्बन एरिया, यानी एक दिन की कमाई कम से कम कितनी होनी चाहिए, कम से कम 32 रुपीज़, ठीक है। और शहर में कितना, 47 रुपीज़। इसको डिवाइड कर दीजिएगा 30 से तो आ जाएगा। और 1990 से 2000 के बीच में पहले जो आपका था पॉवर्टी लाइन होता है एज पर तेंदुलकर कमेटी, वो कितना था, 816 रुपये रूरल एरिया के लिए और ₹1000 फॉर द अर्बन एरियाज़। और अगर डेली बेसिस पे लिया जाए तो 27 रुपये रूरल एरिया में कम से कम, है ना, और 33 रुपये अर्बन एरिया में। सो ये था आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी एस्टिमेशन मेथड, मिनिमम कैलोरीज के बेस पे एंड मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेस पे। वही मैंने नीचे आगे नेक्स्ट में फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन, कैलोरीज बेस्ड एंड कंजम्पशंस पर कैपिटल एक्सपेंडिचर मेथड्स। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, एज़ पर तेंदुलकर कमेटी 1816 रुपीज़ होना चाहिए रूरल एरिया में एंड 1000 इन अर्बन एरियाज, 27 एंड 33 रुपीज़। अब जाके बढ़ चुका है ऑलरेडी, मैंने आपको बताया भी, है ना, क्योंकि रूरल में अब कितना हो गया है, कम से कम 972 रुपये रूरल एरिया में और 1407 रुपये अर्बन एरिया में। अब हम देखते हैं 3 अप्रोचेस ऑफ गवर्नमेंट टू कॉम्पैक्ट पॉवर्टी, 3 ऐसे तरीके जिसके थ्रू क्या कर सकती है गवर्नमेंट पॉवर्टी पे कंट्रोल कर सकती है। कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? पहला है इनहेंसिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ करके। सेकेंड है स्पेसिफिक प्रोग्राम ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन, यानी कुछ अलग अलग प्रोग्राम बनाकर। आगे हम प्रोग्राम्स के बारे में भी डिटेल में समझेंगे, कौन कौन से स्कीम्स और प्रोग्राम्स चलाए गवर्नमेंट ने पॉवर्टी को कंट्रोल करने के लिए। थर्ड है फुलफिलिंग मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर। इसके अलावा तीसरा तरीका है कि गवर्नमेंट क्या करे, मिनिमम जो नीड है पुअर की वो क्या करे, पूरी करे। तो ये 3 अप्रोच होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट की। एक इम्पॉर्टेंट नोट से यहाँ पे विसिकस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, तो ये क्या होता है, गरीबी का दुष्चक्र बोलते हैं इसे, यानी एक पर्सन जो होता है वो गरीबी में लिप्त हो जाता है। पहले कर्ज लेता है, फिर कृषि करता है, एग्रीकल्चर करेगा, फिर क्या करेगा, दोबारा से उस रिपे करेगा अमाउंट, फिर दोबारा से लोन लेगा, दोबारा से फिर क्या करेगा, दोबारा एग्रीकल्चर करेगा, दोबारा फिर क्रॉप करेगा। और अब मान लो अगर एक बार भी फसल ख़राब हुई तो क्या हो गया, लोन तो उसे लेना ही लेना है उसे करने के लिए, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, उसकी जो गरीबी होती है कभी ख़त्म ही नहीं होती, वो उसी में लपटता चला जाता है। सो इट रेफर्स द सिचुएशन ऑफ सेल्फ रीइंफोर्सिंग फोर्सेस इन विच देयर आर सर्टेन फैक्टर दैट आर रिलेटेड टू द सर्कुलर वे एंड द रिजल्ट्स इन द कॉन्टिन्यूशंस ऑफ द पॉवर्टी एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो वही चीज़ बताई मैंने कि एक पर्सन क्या करता है, अपने आप को घुसा देता है किसी भी चीज़ में, है ना, यानी लोन लेता रहता है, एग्रीकल्चर करता रहेगा, फिर पेमेंट करेगा, फिर दोबारा से लोन लेगा अमाउंट, और इस तरीके से क्या चलती है, उसकी गरीबी का चक्र चलता ही रहता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी। कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी, सो कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी बेसिकली क्या है, अ रैपिड इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन। अब पहले हम पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर आगे हम इसे डिटेल में भी पढ़ेंगे। सो डिटेल में पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आप इजीली भी समझ सकते हो। तो मेन पॉवर्टी का कारण क्या है, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण। फिर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी क्या होगी, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, लोग गरीबी के नीचे आएंगे, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, यानी अपने जो इंडिया की कंट्री है में प्रोडक्ट है वो क्या है, उसकी लो लेवल हो रही है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है कह सकते। तो आप क्या करोगे, दूसरे देश पर डिपेंडेंट हो जाओगे और इम्पोर्ट करोगे। थर्ड है राइज इन द प्राइस, किसी भी प्राइस में बढ़ने से क्या होता है, पॉवर्टी आती है, क्योंकि लोग उसे खरीद ही नहीं पाएंगे अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। फोर्थ है अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो आपको पता ही है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या होगा, पॉवर्टी बढ़ेगी। लो रेट ऑफ ग्रोथ, यानी जो रेट ऑफ ग्रोथ है किसी भी देश की क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, यानी इंडस्ट्रीज़ नहीं हो रही है, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है एम्प्लॉयमेंट की, है ना। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ नहीं कर पा रहा है, जनरेट नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट है कैपिटल डेफिशिएंसी, यानी अपने देश की जो कैपिटल है वो क्या है, डेफिशिएंसी, यानी वो ख़राब है, ज़्यादा एडवांस नहीं है, मॉडर्न नहीं है। आगे हम इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में देखेंगे विद एग्जांपल। नेक्स्ट है आपका रूरल इनडेप्टनेस, वही आपका विस्कस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, मैंने जो बताया कि जैसे मान लो पैसे लेगा फिर लोन लेगा,
फिर क्या होगा, फिर वो पे करेगा इंटरेस्ट रेट, फिर दोबारा लोन लेगा, दोबारा फिर खेती करेगा। तो क्या है, उस तरीके से कर्जे में डूबता चला जाता है। अगर एक बार भी फसल ख़राब हो गई तो उसके पूरे पैसे क्या हो गए, वेस्ट हो गए। सो दिस इज़ कॉल्ड रूरल इनडेप्टनेस, कर्ज में डूब जाना एक तरीके से। एट्थ है आपका एक्सप्लोटेशन अंडर द ब्रिटिश रूल। और आपको पता ही है ब्रिटिश ने हमारे देश से कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इंपोर्ट अपने देश में एक्सपोर्ट कर दी, है ना। तो ये भी कारण रहा गरीबी का, क्योंकि जब छोड़ के गया देश को तो हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था, कुछ भी नहीं था हमारे पास, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसके अलावा नेक्स्ट रीज़न है पॉवर्टी का, लो एजुकेशन, इन्फ्लुएंसरी प्रेशर, है ना, प्राइस का बढ़ना, हाई लेवल ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज़, ज़्यादा लोग रूरल से माइग्रेट होकर शहर की ओर चले गए। तो उससे क्या हुआ, लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ा है। और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो गई यानी ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो गए, तो क्या हो गया, उनके बिजनेस भी धीरे धीरे कम होते चले गए, है ना। फेलियर ऑफ इम्प्लीकेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, जो गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट किए थे वो फेल हो गया। जैसे ज़मींदारी प्रथा पे कानून बनाया, बट वो क्या हुआ, लोग मानने से इनकार कर दिया। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इसके अलावा लोगों की इनकम क्या है, इक्वल नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है किसी भी देश की, वो क्या है, अलग होने की वजह से क्या होती है, पॉवर्टी लीड करती है। तो ये सारे रीजंस थे। अब कुछ हम एग्जांपल देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपका, और जिससे आपको समझना में क्या होगी, डिफ़िकल्टी होगी जिससे, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका था लो रेट ऑफ डेवलपमेंट ग्रोथ, तो इसको देखते हैं, विकास की दर में कमी। सो ये क्या कहता है, द रेट ऑफ ग्रोथ ड्यूरिंग द 5 ईयर प्लान इन इंडिया हैज़ बीन वेरी लो। जो रेट ऑफ ग्रोथ थी, जैसे 5 ईयर प्लान गवर्नमेंट बना रही थी, तो क्या होता, वेली उसकी जो ग्रोथ ऑफ रेट थी वो लो थी, बहुत ज़्यादा। द GDP ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द प्लान पीरियड हैज़ बीन अराउंड 5%। GDP रेट कितनी थी, अराउंड 5%, बट द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट 2%, विच हैज़ लीड टू इंक्रीज द पर कैपिटल इनकम ऑफ ओनली 3%, है ना। पॉपुलेशन जो थी, है ना, तो अगर मान लो किसी देश की ग्रोथ रेट कितनी है, GDP 5% बढ़ रही है, और साथ साथ उसकी पॉपुलेशन भी क्या बढ़ रही है, 2% बढ़ रही है, तो अल्टीमेटली जो पर कैपिटल इनकम कितना इंक्रीज हुआ, ओनली 3% से, यानी लो रेट था। सो लो ग्रोथ ऑफ पर कैपिटल इनकम विच इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर पॉवर्टी। सो आई होप आपको समझ में आ गया लो रेट ऑफ डेवलपमेंट और ग्रोथ के कारण कैसे पॉवर्टी बढ़ती है। नेक्स्ट है आपका क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, है ना। लंबे समय से जो लोग क्या होते हैं, बेरोजगार होते हैं। सो क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट आर फाउंड इन इंडिया। पॉवर्टी इज़ ओनली अ रिफ्लेक्शन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। इन 2011-12 अबाउट 2.45 करोड़ पीपल्स आर अनएम्प्लॉयड, है ना। इन इंडिया दिस नंबर इंक्रीज टू 4.83 करोड़ बाय दिसंबर 2014। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे बढ़ती चली गई। नेक्स्ट है आपका एक्सेस पॉपुलेशन प्रेशर। आपको पता ही, जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी उससे से क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। सो हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल देते हैं। द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वाज 1% इन 1941 टू 51 के बीच में, है ना। और धीरे धीरे क्या हुई, 1991 से 2001 के बीच में 2.1 हो गई। India's population increased more than 121 करोड़ इन 2011 और अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 को अकॉर्डिंग कितनी होगी पॉपुलेशन अपने देश की, 121 करोड़ अप्रोक्स। सो अकॉर्डिंग टू द 1991 सेंसस द पॉपुलेशन वाज 84 करोड़। और अगर 1991 सेंसस के अकॉर्डिंग चले तो कितना था उस टाइम पे, 84.6 करोड़। सो ये क्या, पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है। सो डिपेंडेंसी लोड लीडिंग टू हायर पॉवर्टी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, लोग ज़्यादा बेरोजगार होते चले गए जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी। नेक्स्ट, लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, द इंडियाज़ टोटल नेशनल प्रोडक्ट, India's total national product is much lower than the size of population, due to which the per capita income is also low. The country's per capita income is falls in the category of the people's countries according to the criteria get set by the UNO, है ना। हमें पता है कि जो इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्शन क्या है इंडिया में बहुत ज़्यादा कम है। तो इससे क्या होगा,
अब इंपोर्ट करेंगे बाहर की चीज़ें तो कंपटीशन बढ़ेगा, है ना। तो अपने देश की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में हाई, और दूसरे देश की क्या होती है, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें होती है वो टेक्निक से या मशीनरी से बनी होती है, इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का क्या होता है, कम होता है ना। तो ये क्या होगा, इससे भी पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे नहीं, लोग गरीब होंगे, सिंपल सी बात है। अगर वो महंगी चीज़ें खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है महंगी चीज़ें खरीद नहीं पाएंगे, तो पॉवर्टी के अंदर में आ जाएंगे ऑटोमेटिक। सो ले लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट है आपका पॉवर्टी ड्यू टू द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ये तो आपको पता ही है, द गवर्नमेंट हैज़ बीन ट्राई टू रिमूव द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम थ्रू द progressive works and the other measures by the disputes. This measure poverty is increasing in India. According to the monopoly compositions of inquiry 1536, the companies of the country are controlled of only 75 families. The uneven distribution of income not only to reveal the present poverty but also wide gap between the rich and poor in the nearer future, because the people were higher incomes will definitely have to ability to earn more in the future, and lower income individuals with the huge stocks of wealth and the wealthy class is being able to make their fortune bright, but the poorer have struggle for the living. तो मैंने बताया आपको कि जैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होती है, एक गरीबी का सबसे बड़ा कारण होता है कि अमीर और अमीर होते चले जाते हैं और गरीब और गरीब। नेक्स्ट है कैपिटल डेफिशिएंसी। सो कैपिटल डेफिशिएंसी क्या है दोस्तों, इट मीन्स दैट वन और मोर पार्टनर हैज़ अ डेबिट बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट एट अ पॉइंट ऑफ फाइनल कैश डिस्ट्रीब्यूशन। सो कैपिटल डेफिशिएंसी का मतलब है, मान लो दो पार्टनर काम कर रहे हैं, है ना, किसी भी बिजनेस में। तो पहले पार्टनर ने क्या कर दिया, जब फाइनल कैश डिस्ट्रीब्यूशन होने लग गया तो उसने क्या कर लिया, पैसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिया, तो कैपिटल क्या होगा, कम हो गया। So it is called capital deficiency. Rural indebtedness. So ये क्या है, it refers the situation of the rural people unable to repay the loan accumulated over a period of time, है ना। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई रूरल के जो लोग हैं, पर्सन है, वो रीपे ना कर पाए लोन के अमाउंट को किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, है ना। नेक्स्ट आपका राइजिंग प्राइस। तो इन्फ्लेशन प्राइस इंक्रीज ऑफ अ कमोडिटी व्हेन द प्राइस राइज द परचेसिंग पावर ऑफ मनी फॉल। तो प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा, परचेसिंग पावर ऑफ मनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एंड दस अफेक्ट द बैडली ऑफ पुअर एंड द मिडिल क्लासेस इनकम ग्रुप, जो किसको इफेक्ट करेगा, मेनली गरीबों को और मिडिल क्लास फैमिलीज़ को। नेक्स्ट है आपका फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। सो इट इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोचेस. Another reason for the failure of land reforms in India was to lack of integrated approach, such as the abolitions of the intermediary tenure and tenancy reforms and the selling of holding. तो ये मेनली कारण किसकी वजह से हुआ है दोस्तों, कुछ अप्रोचेस जैसे कि लैंड रिफॉर्म सही से सेटल ना करना गवर्नमेंट का, इंटरमीडिएटरी जो होते हैं उसे ख़त्म ना करना, टेनेंसी रिफॉर्म्स और जो सीलिंग ऑफ होल्डिंग है उसको ढंग से इम्प्लीमेंट ना करना। जितने भी गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशन बनाया लैंड रिफॉर्म्स को लेकर, वो ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। नेक्स्ट है एक्सप्लोटेशन अंडर द ब्रिटिश रूल. सो थ्रू द manipulation of the imports and export duties by the British rule, so that the destroy of supremacy of the Indian goods, obviously cottons and silk fabrics over the British goods, and then the succeed ultimately in the penetrating into the Indian market through the machines made good. तो मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश के रूल के टाइम पे क्या होते हैं, ज़्यादा चीज़ों क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे हमारे देश से और एक्सपोर्ट कर रहे थे और इंपोर्ट कर रहे थे वहाँ से विदाउट टैरिफ टैक्स. तो वहाँ के जो गुड्स अगर इंडिया में आते थे तो क्या होते थे, कंपैरिजन इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स थे उसकी कंपैरिजन क्या होती थी, लो कॉस्ट की, है ना. तो इंडिया के मार्केट को क्या करना पड़ा, कंपटीशन फेस करना पड़ गया. सिंपल सी बात है, हम कौन चीज़ें खरीदते जो चीज़ें हमें ज़्यादा सस्ती मिलती है ना. नेक्स्ट है लो एजुकेशन. तो ये तो आपको पता ही है, लो लेवल ऑफ एजुकेशन अटेंड द रेफर्स टू द इंडिविजुअल्स नॉट हैविंग अटेंड्स
ISCED लेवल ऑफ 3। ISCED क्या है? द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है इन्फ्लेशनरी प्रेशर। सो ये क्या है? इट रेफर्स द डिमांड एंड सप्लाई साइड प्रेशर दैट कैन बी कॉज्ड बाय द रेज ऑफ जनरल प्राइस लेवल। तो किसी भी वस्तु की कीमत में ज़्यादा अगर वृद्धि आ जाएगी तो क्या होगा? इन्फ्लेशन का कारण होगा। नेक्स्ट है आपका लास्ट, हाई लेवल ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम द रूरल एरिया। सो द मेन कॉजेज ऑफ द पॉवर्टी आर रूरल अर्बन माइग्रेशन एंड अ नेचुरल increase due to the decrease in the death rate। ठीक है, तो ये भी एक क्या कारण रहा था? आपका पॉवर्टी का एक मेन कारण रहा था। तो मैंने कोशिश करी है इसमें काफ़ी वर्ड्स को समझाने की, बट अगर आप केवल पॉइंट भी याद रखते हो और अपने वर्ड में भी अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। बट इस बार तो आपका मेनली क्या है दोस्तों? MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको कुछ चीज़ें डाटा याद रखनी है, डेट वगैरह याद रखनी है, या हो सकता है ये पूछ लें कि इसमें से कौन सा कारण जो है कॉज वो पॉवर्टी का नहीं है, तो वो आप देख लीजिएगा। तो मैंने बहुत सारे आपको रीज़न बता दिए, तो इन रीज़न्स को आप ध्यान रखिएगा बस। इसके अलावा आपको कुछ लर्न करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। नेक्स्ट देखेंगे हम, मेजर एडोप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव द पॉवर्टी। तो ऐसे गवर्नमेंट ने कौन कौन से तरीके अपनाए जिससे गरीबी को ख़त्म करने के लिए या रोकने के लिए? तो पहला, फूड फॉर द वर्क प्रोग्राम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती समृद्धि रोजगार योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। तो ये सारे क्या चलाए थे? गवर्नमेंट ने प्लान चलाया था पॉवर्टी को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। अब हम देखते हैं इसे डिटेल में थोड़ा सा। सो पहला मैंने लिया है, नेशनल फूड फॉर द वर्क प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन 2004 in 150 most backward districts of India. This program is open for all the poor are need to be wage employment and the desires to the manual unskilled labor। सो मेनली ये जो प्रोग्राम था 2004 में चलाया गया और 150 डिस्ट्रिक्ट जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया के, पिछड़े ज़िले, उनमें चालू किया गया। तो इस प्रोग्राम का मेनली क्या था मकसद? कि लोगों को एक उचित रेट पे मिले एम्प्लॉयमेंट को, जब भी काम करे उसका एक निश्चित अमाउंट मिलना चाहिए, है ना। और ये मेनली किस पे फोकस किया? अनस्किल्ड जो लेबर है उस पर फोकस किया था इन्होंने, है ना, कि जो अनस्किल्ड लेबर है, अनपढ़ ज़्यादा हैं, उनको रोज़गार किस तरीके से मिले एक तरीके से, है ना। सेकेंड है आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY। तो इनकी डेट याद रखनी है मेनली आपको दोस्तों। सो इट वाज लॉन्च एज द इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द रूरल पुअर विद अफेक्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल 1999। तो ये कब चालू हुआ था? 1 अप्रैल 1999 को। द स्कीम एडोप्टेड टू प्रोसेस अप्रोच एंड अटेम्प्ट्स टू बिल्ड द कैपेसिटीज़ ऑफ द रूरल पुअर। तो ये मेनली जो ग्राम के लोग हैं उनकी कैपेसिटीज़ को बढ़ाने के लिए चलाया गया था। उनकी कैपेसिटी किस तरीके से बढ़ाई जाए किसी भी काम को करने के लिए। नेक्स्ट है आपका PMGY। सो ये क्या है? फुल फॉर्म आगे देख लीजिएगा, ऊपर मैंने लिखा हुआ है आपका प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जिसे बोलते हो आप। So it was launched 2002 to 2001 in all the states and the UDs in order to achieve the objective of sustainable human development at the village। Next है आपका SGRY। It was the scheme launched by the government of India to gain the objective of providing gainful employment for the rural poor from 21st Feb 2003, है ना। PM कौन थे उस टाइम पे? अटल बिहारी वाजपेयी। लॉन्च कब हुआ? 2001 में। तो ये डेट याद रखनी है आपको जितने प्रोग्राम्स हैं। नेक्स्ट है आपका SGSRY। सो इट इज़ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विच केम इनटू द इफेक्ट ऑफ 1 दिसंबर 1997। द स्कीम स्ट्रिप्स टू प्रोवाइड द गेनफुल employment to the unemployed and the underemployed
पुअर थ्रू द इंकरेजिंग सेटिंग ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स ऑफ द प्रोविजंस ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट। तो मेनली सारी चीज़ें जितनी प्रोग्राम्स गांव के लोगों के लिए, पुअर लोगों के लिए है ना, ताकि उनको रोज़गार मिले, अच्छे वेजेस मिले। सिंपल सी बात है, सारे प्रोग्राम का मेन मकसद वही होगा। तो मेन आपको डेट याद रखनी है, और मनरेगा तो इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है ना, यहाँ से क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा इसकी फुल फॉर्म से रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका इट इज़ द इंडियन लेबर लॉ। ये क्या था, गारंटी एक्ट देता है इंडियन लेबर लॉ को, यानी मिलेगा ही मिलेगा इतने दिनों तक। द लॉ द सोशल सिक्योरिटी मेजर दैट द एम ऑफ गारंटी दैट द राइट ऑफ वर्क, है ना, ये क्या बताता है मनरेगा का, तो राइट टू वर्क का। दिस एक्ट वॉज पास्ड इन सितंबर 2005 अंडर द यूपीए गवर्नमेंट। पीएम कौन थे उस टाइम पे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये ध्यान रखिएगा फैक्ट। नेक्स्ट है आपका लास्ट, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, JGSY। सो इट इज़ द restructure, streamlined and the comprehensive version of अर्लीस्ट जवाहर रोजगार योजना। तो उससे थोड़ा सा क्या था, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा बढ़ा दिया गया था, मेनली ये बात है। जवाहर रोजगार योजना से थोड़ा इसमें क्या करा दिया गया था, और थोड़ा स्ट्रक्चर बढ़ा दिया गया, सिंपल सी बात है, उससे थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव बना दिया गया। तो ये कुछ स्कीम्स थे। तो मेनली इसमें आपको डेट और फुल फॉर्म याद रखनी है, जो मैंने आपको बताया। इसमें ज़्यादा अंदर घुसने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो मेनली आप फुल फॉर्म याद रखो और डेट याद रखो, कब लॉन्च हुआ, कुछ जो मैंने आपको फैक्ट बताए हैं वो आपको याद रखना है। अब आपका लास्ट टॉपिक है आपका प्रोग्राम अडोप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू हेल्प एल्डरली एंड द पुअर पीपल्स एंड ऑल्सो डेस्टिट्यूट वुमेन, है ना। तो एल्डरली पीपल के लिए क्या क्या प्रोग्राम चलाया है, गरीबों के लिए, है ना। इसके अलावा जो डेस्टिट्यूट वुमेन है, यानी विधवा जो वुमेन है, उनके लिए कौन कौन सी स्कीम चलाई है ना। सो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम विच इंक्लूड द नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, या फिर नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, ये स्कीम चलाई है गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है आपका अन्नपूर्णा योजना। सो इट वाज द लॉन्च बाय द एनडीए गवर्नमेंट ऑन 25 दिसंबर 2000 and the first implemented in the state of Rajasthan. Under this the 10 kg of food grain per month to be given to the beneficiary। तो ये राजस्थान में लॉन्च हुआ था 25 दिसंबर 2000 को, और इसके अंदर क्या था, 10 किलो अनाज लोगों को प्रोवाइड करवाना। लास्ट है ऑन जॉब ट्रेनिंग, है ना। ऑन जॉब ट्रेनिंग का मतलब है ऑन द जॉब ट्रेनिंग is the form of training provided at the workplace. During the training, employees and are familiarized with the working environment. They will become parts of employees, also get the hands of expenditure using the machinery, equipment, tools, machinery, etc. On job training is highly used for the practical task। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग का मतलब ट्रेनिंग दिया जाता है और उस टाइम पे कुछ पैसे भी उन्हें दिए जाते हैं खर्च के लिए, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब कुछ वर्ड्स यहाँ पे क्रॉनिक पुअर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। सो दोज हु ऑलवेज रिमेन्स पुअर, हु आर जनरली पुअर, वो जो मतलब आमतौर पे पुअर है, जैसे लैंडलेस पीपल। अब जिनके पास ज़मीन नहीं होगी, जाहिर सी बात क्या होंगे, गरीब ही होंगे। शॉर्ट टर्म पुअर, यानी जो कुछ समय के लिए होते हैं, जैसे ऑल दोज पीपल हु आर कंस्टेंटली मूव बिटवीन द पुअर एंड नॉन पुअर क्लासेस, जैसा कि सीजनल लेबरर्स हैं, सीजन में काम मिलेगा और उसके बाद फिर बेरोजगार हो जाएंगे। नेबर पुअर का मतलब जो कभी पुअर नहीं होंगे। सो पीपल हु आर नेबर पुअर आर कॉल्ड नॉन पुअर, है ना। सो यहाँ पे फाइनली आपका चैप्टर ख़त्म होता है दोस्तों। तो ये था आपका पॉवर्टी का चैप्टर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक करें, शेयर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें दोस्तों। और प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलें। Thank you so much. Have a good day.